हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सभी लोग, और आपको मैथ की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम मैथ की क्लास को बिना देरी से कंटिन्यू करते हुए, और हमारे कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों को समूह बनाने तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता? ठीक है, कहता है कि वर्गीकरण का कौशल सीखना, आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना, अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। देखो, एक शिक्षक क्या कर रहा है कि कुछ आकृतियां हैं समान, उनको क्या कर रहा है, समूह व्यक्त कर रहा है। यानी कि अगर मैंने समूह बना दिए हैं कि 3 आकृति वाला इधर रखूँगा, 4 आकृति वाला इधर रखूँगा, 5 आकृति वाला इधर रखूँगा, यानी कि वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ। आकृति भी सीख रहा हूँ, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है ना। उसके बाद मैं गिन भी रहा हूँ कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, यानी कि गिनती का भी विकास हो रहा है। तो किसका नहीं हो रहा है? हमारा हो रहा है अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन कौन कौन से ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये हमारे उत्तर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नहीं पूछा था। जब भी आपको नहीं वाला पूछे, आप उस पर सर्किल या कोई निशान लगा दीजिए, जिससे कि आप नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 52 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन पहला कहता है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता। दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। शिक्षार्थियों में केवल गिनने में कौशल के विकास की योग्यता। देखो, केवल गिनने में, मैंने बताया था केवल शब्द निगेटिव होगा सीटेट में। कहता है संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। भाई, बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाना है, छोटे क्लास के बच्चे हैं, है ना, कि गिनती कहाँ से आई, जीरो कहाँ, किसका आविष्कार हुआ। भाई, पहले तो आपको पहचान ही करवाना है उनको, तो है ना। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। कहता है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। तो NCF 2020 यानी कि NEP 2020 के अनुसार भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा या बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में पेस्ट करना या चिपकाना। शिक्षक द्वारा कक्षा में एक चार्ट को उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकारों आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण एक साथ चित्रण हो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में ऑलरेडी कटी हुई सामग्री देना तथा उनको फिर कहना कि भुजाओं की संख्या तथा गोड़ों और शीर्षों आदि के अनुसार उन्हें विश्लेषण करना। ठीक, उसके बाद श्यामपट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों को नकल करवाना। देखो, नकल करवाना सीटेट में गलत हो जाएगा, है ना, ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से नकल करवाना। अब आपको 3 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अब सर, इन तीनों में से कौन सा लगा है? मैंने आपको बताया था कि सीटेट में जब तक आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, केवल एक ऑप्शन को पढ़कर आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब तीनों में से कैसा देखें? देखो, तीनों में से ऐसा ऑप्शन देखना, या तो वो दोनों ऑप्शन उसके अंदर इंक्लूड हो, या दोनों से वो बेहतर होना चाहिए, है ना, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। यानी कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को क्या कह रहा है कि काट कर अपनी पुस्तिका में के ऊपर चिपका लें। लेकिन अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना। देखो, चार्ट का उपयोग शिक्षिका कर रही है यहाँ पे, अगर गौर से पढ़ोगे आप तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप पहला और तीसरा में कंपेयर कर लीजिए। कहता है कि इसमें काट कर अपनी पुस्तिका में चिपका रहे हैं, जबकि तीसरे ऑप्शन में कहता है कि बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना, यानी कि चित्र कटे हुए हैं, यानी कि ये ट्राइंगल, गोला, सर्किल, ये इस तरीके से कटे हुए देना। उसके बाद कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोणों तथा शीर्षों के आदि के अनुसार विश्लेषित करना, यानी ये किस में जाएगा, ये वाला किस में जाएगा, वर्गीकृत करना इस तरीके से। तो देखो, पहले वाले से ज़्यादा
अच्छा ऑप्शन और ज़्यादा मटेरियल इसमें है बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। कहता है सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं और एक अभाज्य संख्या के 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो सभी सम, जो जितनी भी सम हैं संख्याएं वो सब भाज्य होती हैं, ये बताना। देखो भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, जिसके क्या होते हैं 1 से 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक, जैसे कि अब कौन कौन सी होगी, जैसे कि 4 है ना, 6, 8, 9, तो इन सब के क्या होते हैं ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सभी सम संख्या भाज्य नहीं होती हैं, विषम भी भाज्य होती हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। कहता है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक, और ये भी इन्फिनाइट तक। तो कह रहा है सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो देखो सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, एक सम भी है जो हमारी भाज्य होती है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी आपका गलत हो गया। फिर कहता है कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो अभी मैंने बताया अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, एक अंक की 4 संख्या 1 से 10 तक के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल देखो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 11 आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, लिख के देख लीजिए। फिर क्या कहता है, कहता है कि एक अभाज्य संख्या के 2 से अधिक प्राकृतिक गुणनखंड होते हैं, ये गलत है। मैंने अभी बताया कि केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या होती है। मतलब बच्चे गणित के बारे में सबसे जो सामान्य होते हैं, सभी जो बच्चे बोलते हैं, वो भ्रांति बताना है। कहता है गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है। बिल्कुल गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, ऑप्शन ठीक है आपका। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं गणित में। कह रहे गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण होता है, वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण होता है, लेकिन बच्चों को डर इतने जाते हैं जैसे कि वो घबराने लगते हैं। कह रहे हैं गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गणित में कुछ अमूर्त चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमें मानना पड़ता है। यानी कि जो सबसे सामान्य भ्रांति है बच्चों में क्या है कि गणित बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, अतः भयावह एक विषय है। तो ये जो है ऐसा कुछ नहीं है, ये बना रखा है कि गणित बहुत एक कठिन विषय है। ठीक है, ऐसा है नहीं, सामान्य भ्रांति यही है आपकी। देखो जहाँ भी जाओगे आप सबसे मुँह से यही सुनोगे कि गणित बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। तो सामान्य भ्रांति आपकी यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द का एक साथ उपयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या होगा। कह रहे पौने तथा सवा की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना। देखो वर्तनी थोड़ी ना सिखा रहे हैं हम, है ना। एक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण, तो प्रस्तुत करने का तो घड़ी दिखाएंगे ना, पहले तो हम उसे मूर्त चीज़ सिखाएंगे, पौने और सवा को ना सिखाएंगे। कह रहा है पौने तथा सवा शब्दों में अंतर बताना, अंतर नहीं बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं टीचर होने के नाते कि अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय व शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपका 57 या 57 कहता है कि निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कहता है रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती। देखो ये तो बिल्कुल गलत है भैया, निदान तो ज़रूरी है। जब तक निदान नहीं होगा बच्चे का उपचार कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे बच्चा कहाँ पर कमी कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है वो काट दीजिए। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। अब ये भाई जो ऑप्शन ए गलत हो गया है तो उसमें तो वो ऑप्शन तो नहीं होगा ना जिसमें ए है। बिल्कुल, अब आपको एक ऑप्शन काटा है और आपको आंसर मिल गया। देखो मैंने कहा था आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कि आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए, आंसर खुद आवाज़ दे देगा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ लीजिए, आंसर आप तक पहुँच गया है। कहता है नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यकता हो दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। कहता है योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख होता है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम
58 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कथन ए कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा जो है बी नहीं मानकर, यानी कि बी को नहीं मानकर शुरुआत करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। सुधा किस विधि का प्रयोग कर रही है? देखो, आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक, निषेचन विधि, ये भी कुछ नहीं है। निर्माण उत्पत्ति, यानी कि प्रतिवर्तित प्रतिस्पर्धी, यानी कि उल्टा कर रही है ना, वो ना मानकर सॉल्व कर रही है ना। तो यानी कि प्रतिवर्तित, यानी कि जो हमने उसमें पढ़ा था प्याजे वाले में प्रतिवर्ती क्रिया, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा। उसने 23 और 47 को कैसे जोड़ा कि 23 में से 3 निकाल दिया, 20 को रख दिया, 47 में से 7 को निकाल दिया, 40 को रख दिया। अब 7 और 3 10 को इधर जोड़ दिया, तो ऑप्शन सही आया आपका, 70 आया, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन आपका। ठीक, कहता है निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहा है ये योग की गलत युक्ति है। भाई गलत नहीं है, कह रहा है योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कह रहा है बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा। भाई नहीं समझा है तो कर कैसे दिया, है ना। यानी कि वे क्या कर रहा है, योग की वैकल्पिक युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, आप लोग जूम करके देख लें। कहता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच द्विक स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार, शटर जैसी वस्तुओं को संभालने की कई अवसर दे, है ना। कहता है विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांगक्षमता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना। विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों की नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर कहता है कि बच्चों को अपने चारों ओर विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को ब्लॉक या बक्से, कंटेनर, आकार वाली जो चीज़ें होती हैं जैसी वस्तु को संभालने के अवसर दें, बिल्कुल है। कहता है कि विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता, सर्वांगक्षमता, ये तो बहुत आगे की चीज़ हो गई, बच्चों को क्यों पढ़वाओगे। फिर उसके बाद परिभाषित करने के लिए कह रहा है। कहता है कि विभिन्न, अब ऑप्शन नंबर बी कटा, काट लो, केवल इसी में ही है। कहता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों की नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। बच्चों को अपने चारों ओर विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी, डी ये आ गया। तो आज के लिए इतना ही।